पार्कटेल पार्टी टाइम से भेजो 600 SMS सिर्फ 50 रुपए में किसी भी नेटवर्क पे। पैकेज तब्दीली के लिए 400 मिलाएं। 600 SMS 50 रुपए में पार्टी टाइम से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम एक थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट इशू लेकर आपके सामने आए हैं। और वो ये है कि पिछले दिनों में आपने देखा कि मुख्तलिफ अटैक्स हुए, ख़ास तौर पर लाहौर में अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ, दहशतगर्दी का हमला, जिसमें पुलिस वालों को अटैक किया गया, टारगेट किया गया। आज हम ज़रा देखना चाहते हैं कि ये जो पुलिस पर अटैक्स हम करते हैं, इसका ह्यूमन एंगल क्या है। हम लोग क्या पुलिस हमारी नहीं है? क्या पुलिस कहीं बाहर के ममालिक से आई हुई है? ये पुलिस क्या इजरायली पुलिस है? ये हमारी ही अपनी पुलिस है। इसको हम अटैक कर रहे हैं, इसको हम टारगेट बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? और क्या पुलिस वाले जो हैं उनका खून नहीं बहता, उनके बच्चे नहीं रोते, उनकी जो बेवाएँ हैं उनकी सिसकियाँ हम तक नहीं पहुँचती हैं? हम इसका जब तजिया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका ह्यूमन एंगल क्या है। और ख़ास तौर पे एक इसका रिलीजियस एंगल भी मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, कि क़यामत वाले दिन जब हश्र होगा तो सबसे पहला मुकदमा जो अल्लाह ताला की अदालत में पेश होगा वो कत्ल का होगा और कत्ल नाहक का होगा। और हम लोग उठते हैं और इस्लाम के नाम पर लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। तो ये याद रहे कि ये कत्ल जो है इसका मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में जाएगा और सख्त तरीन सज़ा जो है वो कातिल को मिलेगी। अब ये जो सूरत हाल है इसका हम आज तजिया करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब रफ़त पाशा साहब, इंस्पेक्टर जनरल हैं नेशनल हाईवेज़ और मोटरवे पुलिस के। पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उनके साथ मौजूद हैं मीर जमील रहमान साहब, मुमताज़ नाम हैं और सहाफ़ी भी हैं और तजिया निगार भी हैं। थैंक यू बोथ। नाज़रीन, हम इस पर जब गुफ्तगू करेंगे तो हम मुख्तलिफ लोगों से भी बात करेंगे जो विक्टिम्स बने हैं इस हादसे के, और उनके रिश्तेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे शेयर करेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं। पाशा साहब, आपसे ज़रा शुरू करते हैं। जब भी इस तरह का कोई अटैक होता है पुलिस के ऊपर, अब जब देखते हैं कि आपके ही साथियों को निशाना बनाया गया है, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं। ह्यूमन, मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन टच इसको दिया जाए, कि देखा जाए कि जब आपका कोई साथी बिछड़ जाता है। मुझे याद है कि आपके साथी मलिक साद साहब जो थे NWFP में, वो इसका निशाना बने थे, बाकी भी आपके साथी होते हैं, तो आप क्या फील करते हैं उस वक्त? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, एक तो हमारी ज़ाती जो उनके साथ अफिलिएशन या कॉमरेडशिप या हमने साथ इकट्ठे टाइम गुजारा होता है, एक हम में थोड़ा सा केयरलेसनेस आ गया है। हम अखबार में जब पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक अदद होता है, एक स्टेटिस्टिक्स होता है, इतने लोग शहीद हो गए, इतने ज़ख्मी हो गए। लेकिन उस हर अदद के पीछे एक फैमिली होती है, यतीम बच्चे होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, कोई अनमैरिड बहन होती है, कोई डिपेंडेंट भाई होता है। ये हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब भी ये अटैक होता है तो सिर्फ दवा आप देखते हैं हो रही, फूल चढ़ाए जा रहे, और उसके बाद बाय एंड लार्ज उस फैमिली को अब कुछ सालों से जब से ज़्यादा पुलिस पे अटैक और शहीद लोग ज़्यादा होने लगे, तो एक गवर्नमेंट ने बेहतर पैकेज भी दिया उनके लवाहकीन के लिए, स्पेशली औलाद के लिए नौकरी भी फराहम की, ये सब चीज़ें की। लेकिन फिर भी आप देखें ना, ऐसे लोग होते हैं गैर शादीशुदा है, उसकी डेथ हो गई, उसके बच्चे ही नहीं हैं। अब वो जो सर्विस है अंडर रूल्स, वो तो उसके बेटी या बेटे को मिल सकती है, उसके बूढ़े माँ बाप को कौन लुक आफ्टर करेगा? एक दफ़ा वन टाइम पेमेंट 3 लाख है, फ्रंटियर सूबे में थी, शायद पंजाब ने 5 लाख इंक्रीज़ किया है। लेकिन क्या ये उनका जो बेटा था, जो उनके बीमारी का सहारा था, बुढ़ापे का सहारा था, तो क्या ये काफ़ी है उसका नेमुल बदल? इसी तरह आपने मलिक साद की बात की। मलिक साद वॉज एन आउटस्टैंडिंग पुलिस ऑफिसर, और यही जिस इमाम बारगाह पे वो चक्कर लगाने गया था 7वीं मुहर्रम को, 27 जनवरी पिछले साल, जब मैं कोई 4.25 साल IG रहा, इस इमाम बारगाह पे हम इकट्ठे जाते थे, मेरा स्टाफ ऑफिसर था, और हम हर 7वीं मुहर्रम को ये जो जुलूस निकलता था जाके खुद देखते थे उधर अरेंजमेंट। आप ये देखें
कि सेक्ट से बालातर होके कि किस मसलक से है, किस बिलीफ का है, माइनॉरिटी का है, हर एक को प्रोटेक्शन देती है पुलिस। ठीक है, मैं ये नहीं कहता पुलिस वाले कुछ फरिश्ते हैं, हम में खामियां भी हैं, हम में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कई एक लोग ऐसे भी हैं जो सारे फोर्स को बदनाम भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी कराते हैं। लेकिन फिर भी आप देखें, पुलिस फोर्स सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, पुलिस फोर्स अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का एक महकमा है। चोरी चकारी से आपकी लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर की ज़ामिन है पुलिस। और इस तरह ये कौन सा इस्लाम है कि सुइसाइड बॉम्बिंग में ऐसे लोगों को शहीद किया जाए, बल्कि किसी को भी शहीद किया जाए, आम पब्लिक को भी जब शहीद किया जाता है। हर इंसान के साथ, स्पेशली हमारे टाइप के मुआशरे में, एक पूरा ख़ानदान जुड़ा होता है। उस पूरे ख़ानदान का आपने कफील, उसका ब्रेड अर्नर छीन लिया जाता है एक ऐसे कावर्ड एक्ट से और ऐसे मिसगाइडेड एक्ट से। और फिर वो आपने ये सही कहा कि इंसान, और फिर साथ साथ यहाँ पे तो ये देखा जाता है कि कलमा गो हैं सब लोग, और कलमा गो ही उठते हैं और कलमा गो ही पुलिस वालों को अटैक करते हैं। मीर साहब, इसमें ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, आई जी साहब ने बात की केयरलेसनेस की। केयरलेसनेस जो है ये हमारे माशरे में क्यों आ चुकी है? एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस का कांस्टेबल या इस तरह का कोई शहीद होता है तो हम समझते हैं कि पता नहीं शायद किसी दुश्मन मुल्क का आदमी था तो वो चला गया तो चलें, कोई बात नहीं, इससे मसला नहीं। ये केयरलेसनेस क्यों है हमारे? आपका ये परसेप्शन है, लेकिन जनरली मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। अव्वल तो ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो वारदातें हो रही हैं, ये एक ख़ास ग्रोह कर रहा है जो कि शायद पाकिस्तान से बिलोंग भी नहीं करता। पता अभी तक नहीं लगा किसी का भी, कौन कर गया कौन नहीं कर गया। एक तो सेक्टेरियन हुए थे पिछले साल, जैसा पाशा साहब ने फरमाया। दूसरा ये जो हो रहे हैं बॉम्ब अटैक, सुसाइड बॉम्ब अटैक, ये एक बड़ी कड़ी का हिस्सा है। और सारा मकसद ये है कि मुल्क की सियासत को, मुल्क की माशियत को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसी मुहिम का वो हिस्सा थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी, इसी तरह ये पुलिस वाले भी बिल्कुल बेगुनाह वहाँ पर क्यों खड़े थे वो, ताकि लोगों को प्रोटेक्ट करें। वो एक जुलूस आ रहा था, उससे कोई बदअमनी ना फैले। वो कोई वहाँ पर पिकनिक तो नहीं कर रहे थे या कोई लोगों को, शहरी को तंग तो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इस वास्ते खड़े थे। अदरवाइज़ आप देखें कि पुलिस का और आवाम के कुछ हिस्सों का कभी कभी हो जाता है टकराव, लेकिन उसमें बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो कोई ये नहीं होता कि वो दिल में लेके बैठ गए, जिनको मार पड़ी है या लाठीचार्ज हुआ है या पुलिस वाले को पत्थर पड़ा था वो दिल में लेके बैठ गया, नहीं, वो बात ख़त्म होती है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है कि इतनी बड़ी तादाद में उनको शहीद कर दिया एक सुसाइड बॉम्बर ने, ये तो निहायत ही खौफनाक अमल है। और इससे पता नहीं कब हमारी जान छुटेगी, क्योंकि अभी तक उन तक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की या किसी ऐसी एजेंसी की जो इसमें महारत रखता हो पहुंच नहीं हो सकी। जहां ये ट्रेनिंग लेते हैं, जहां इनको हैंडल किया जाता है, जहां इनको इस तरह मोटिवेट किया जाता है कि अपने आप को मार दो जाके और सीधा जन्नत पहुंच जाओगे, तो ये इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये हम लोग शामिल हैं या हमारे है कोई गिरोह शामिल हैं, बल्कि ये वो एक गिरोह शामिल है जो जिसका मकसद ही ये है कि यहाँ पर खुशहाली ना आए, यहाँ पर जमहूरियत ना आए, यहाँ पर अफरा तफरी का आलम रहे, ये सब उनका। तो कैसे फिर उनको कंट्रोल किया जाए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। यही मैं पाशा साहब से भी कहूँगा, दूसरी एजेंसी से भी कहूँगा कि अपनी सारी एफर्ट उनको इस पर लगानी चाहिए कि ये इसका सोर्स पे पहुँचे, कहाँ से। यानी बहुत अच्छा हो गया अब तो, अभी तक एक भी सोर्स नहीं मिल सका कि ये आदमी ने सुसाइड बॉम्बिंग की थी, इसका कोई रिश्तेदार, इसका कोई भाई, कोई भी कहीं से कोई अभी तक सुराग नहीं मिल सका। भाई साहब, सरहद में आप रहे और सरहद में जाहिर है कि आपने 4 साल वहाँ पे माशाल्लाह आईजी भी रहे। सरहद में कहा जाता है कि ये सपोजिडली एक सोर्स जो है वो वहाँ पे ओरिजिनेट वहाँ से करता है। उसमें अभी तक हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं क्यों ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई हैं, जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं इस तरह का कुछ? मैं अर्ज़ करूँगा आपको, एक तो मेरे ख्याल में ये गालिबन ठीक नहीं होगा कि सरहद में सोर्स है।
सोर्स भी मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे है। और आपने देखा सुइसाइड बॉम्बर्स जो आइडेंटिफाई हुए और ट्रेस हुए, वो मैं मानता हूँ सरहद के कुछ इलाकों से भी है, लेकिन पंजाब से भी थे। और पंजाब के ऐसे इलाकों से, मुल्तान, खानेवाल या सेंट्रल पंजाब से, ये मिस मोटिवेशन है। ये उन लोगों को ब्रेन वॉश करके एक गलत राह पे चलाया गया। देखिए ना, जब पुलिस की हम नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमें तब से ये तो इल्म होता है कि क्रिमिनल के साथ, जराइम पेशा लोगों के साथ मुकाबले में जान भी जा सकती है, हमारी भी, हमारे किसी भी कोलीग की या सबॉर्डिनेट की भी। लेकिन एक मुसलमान की जान मुसलमान के हाथ जाना, जहाँ ये वाजे है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होगा और एक शख्स को बचाना पूरी, तो हम फिर कौन से कुरान, कौन से मज़हब, कौन से पैगंबर के फॉलोअर हैं? हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान इस्लाम के नाम पे जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या वो इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। और इसमें तो इस्लाम को मेरा ख्याल है बीच में लाना ही नहीं चाहिए कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं पाशी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है। और जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो सिविलियंस हों। नाजरीन, यहाँ पे हम उन लोगों से आपकी बात करवाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अकरम साहब के साथ, जो वालिद हैं कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ शहीद के। शेखपुरा से उनका ताल्लुक है और शेखपुरा से ही बात करेंगे। लाहौर GPO जो बम धमाका हुआ था उसमें इनके वालिद साहब जो हैं वो शहीद हुए थे। मोहम्मद अकरम साहब से हम बात करेंगे, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा बात करते हैं उनसे और कोशिश करते हैं। मोहम्मद अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अकरम साहब, आपके वालिद साहब मोहम्मद आसिफ, आपके जो साहबजादे हैं मोहम्मद आसिफ शहीद हुए, और आप बताएंगे उनके बारे में कि उन्होंने कब ज्वाइन की थी पुलिस, और उस दिन खास तौर पे जिस दिन वो गए ड्यूटी के ऊपर, उस दिन के वाकयात के हवाले से कुछ जरा बताएंगे। अच्छा जी, सरकार तो मेरा बेटा गया है जी, ते बच्चे अपने लैके ते कोटलापत गया चला, उनके बच्चे बीमार सन, ते ओदे बच्चे बीमार सन, ते वो फिर उतो ड्यूटी ते आ जाता सी, ते मैं उन्होंने आंदा था यार तू घर क्यों नहीं आंदा? आंदा यार मेरे बच्चे बीमार ने ते मैं तां गल नहीं आ सकता है। मैं कहा ठीक है, क्योंकि रात का टाइम है कि रात भी ना चोरी चारी हो जाती है, लोग मोटरसाइकिल खो लेंगे, तो मैं इस वास्ते, क्योंकि साडा पिंड जिहड़ा ना बड़ी दूर तक है। ठीक, हाँ जी, ते वो मेरा बच्चा जिहड़ा सी ना 4 दिन तो अगे मेरी उहदी गल नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने ये बड़ा दिली दुख होया है। ते सरकार मेरा बच्चा उतों ही ड्यूटी ते जांदा सी, ते जिस दिन वाकया होया है ना 11 बजे उन्हें 11 बजे फोन किया मैंने। अच्छा, ऐसे घर मेरी बच्ची ने उनके नाल उनकी मुलाकात हुई है। अगर मैं मंजी के उत्ते बैठा वा ते मेरे नाल उनकी मुलाकात नहीं बच्चे की हुई। ठीक, मैंने बड़ा दिली दुख होया है। अच्छा, ये बताएं कि उनकी शादी हुई भी थी? हाँ जी, शादी हुई, उनकी 2 बेटे उन्होंने, एक बेटा अच्छे बच्चा होना। कितने उम्र के बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल का। अच्छा, अब बच्चा होने वाला है। अच्छा, अल्लाह ताला रहम करे। क्या फील कर रहे हैं आप ये देखते हैं कि लोग पुलिस को अटैक कर रहे हैं, पुलिस को टारगेट करते हैं। आज आपका बेटा जो है वो आपसे बिछड़ गया, कैसा फील कर रहे हैं? ऑब्वियसली एक बाप होने के नाते आपकी तो जिंदगी जो है वो सारी ऊपर से नीचे हो गई। नहीं जी, सरकार है कि पुलिस ते क्या टैग देना है? मेरी सरकार, पुलिस ते कोई टैग नहीं है कि ये हो गया तो कुदरती काम हो चुका है। DIG साहब ने साडे नाल गल की सी कि अगर मैं हैगा सां इहदे नाल की अंदर हाई कोर्ट दे, अगर मैं उत्थे हुंदा ना ते मैं भी शहादत पानी सी विच उन्हां दे कि वो बच्चे सन अनजान, ते जे मैं उत्थे हुंदा ते मैं उन्हां नूं 2-2 4-4 करके ते अलग-अलग करने सन। DIG साहब ने। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ठीक और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਖਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ हाँ जी बहुत तबीयत खराब है मैं ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਦਰਦ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ बेशक बिल्कुल सही किया तुसीं थैंक यू वेरी मच तुहाडे नाल इंशाल्लाह राब्ता रहेगा बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अकरम साहब नाज़रीन आपने देखा कि कितनी एक दिलखराश किस्म की दास्तान सुना रहे थे और उनका बेटा इस अटैक में शहीद हुआ और छोटे छोटे बच्चे और उनकी तालीम उनकी ज़िंदगी ये सब एक ऐसे सवालात हैं जिनका इस माशरे को जवाब देना होगा और उसी जवाब को हम आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो सोसाइटी है उसमें ये क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा और लोगों को इस तरह तबाह क्यों कर रहे हैं मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और अपने पैनल से भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्लीज़ सिट टाइट विल बी राइट बैक कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोला जीतें जितने ज्यादा कार्ड लोड उतने ज्यादा जीतने के मौके फौरन लोड करो और जीतो ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है वेलकम बैक नाजरीन बात हो रही है दहशतगर्दी के हवाले से और पुलिस के तनाजुर में कि हम पुलिस के नौजवानों को जब अटैक करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि शायद वो पाकिस्तानी हैं या नहीं है वो पाकिस्तानी है और एक ऐसा काम कर रहे हैं नाजरीन कि जो बहुत बड़ा काम है कभी मुझे या आपको किसी को अगर 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़े और उसकी जो मुआवजा है वो भी जितना एक पुलिस कांस्टेबल या एक पुलिस का सिपाही लेता है अगर हमें उतना लेना पड़े तो हम कभी भी ये नहीं करेंगे तो इसलिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारी हिफाजत पर मामूर हैं और हम उन्हीं को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ये एक अजीब सा क्वेश्चन है पाश साहब बड़ा एक आपने उनकी बातें सुनी कि जिस तरह वो कह रहे थे कि 10 करोड़ भी कोई दे दे तो उनका बेटा तो वापस नहीं आएगा ये जो एक फीलिंग्स हैं लॉस की एक ह्यूमन लॉस की ख़ास तौर पे उनके 2 बच्चे हैं उनकी बेवा होंगी वो अब किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगी किस तरह उनकी लाइफ है और तीसरा बेटा उनका आने वाला है बच्चा उनका आने वाला है और उसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं ना उसको पता है कि उसके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे कैसा फील करते हैं देखिए ना एक तो हम में है कि हम हर चीज़ तकदीर पे कहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा इसी तरह थी जो अल्लाह ताला की रज़ा से एक्सीडेंट में भी इंतकाल कर जाए नॉर्मल मौत मर जाए लेकिन ऐसा जो एक डिलिबरेट गैर कानूनी सुइसाइड अटैक या इस टाइप का दहशत गर्दी है वो फिर एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि इस आदमी की शहादत या जान ज़ाया क्यों हुई अब जैसे आपने कहा कि 24 घंटे पुलिस ड्यूटी करती है वो मैंने कहा आप हमारे ज़ाती इख्तलाफात के कहाँ पुलिस बेहतर काम कर सकती है कहाँ नहीं कर सकती वो एक अलग चीज़ है लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है कि 356 डेज ईयर कोई छुट्टी का तस्वर नहीं है जब सारा मुल्क छुट्टी करता है ईद पर 23 मार्च को किसी भी एक दिन आप ले लें मुहर्रम पर पुलिस वाले ड्यूटी पे होंगे रात को दिन को बारिश में बर्फबारी में हर वक्त ड्यूटी पे होंगे और फिर उनके साथ ये सलूक हो और जिस तरह इन्होंने बताया इनके 2 बच्चे एक 3 साल का एक 5 साल का एक बच्चा भी होने वाला है और लंबी सर्विस के बाद भी मेरा एक ASI इसी तरह एक अटैक में जब मैं पेशावर में था शहीद हुआ नौशहरे का ASI पक्की रोड से चल के कोई 35-40 मिनट का उसका घर एक गाँव में था 5 बच्चियाँ मैं दुआ के लिए खुद गया जब उसके तो 5 बच्चियाँ और 2 बच्चे सबसे बड़ी बच्ची 9वीं जमात की स्टूडेंट थी घर का आलम ये था कि टोटल 1.5 कमरा था 1.5 कमरा इस तरह कि एक कमरा पूरा और एक कमरे में साथ ही उन्होंने सामान भी रखा हुआ किचन का और साथ उन्होंने कमरा और बाउंड्री वॉल की जगह उन्होंने दरख्त की टहनियाँ बाद में ठीक है चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर कैबिनेट ने भी उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया प्रोविजन जहां आप या फाइनेंशियल एड जितनी भी दे दें जिस तरह इसके वालिद ने कहा 10 करोड़ भी दे दें तो वो अपने बच्चे को वो तो नहीं वापस आता
कमी तो नहीं पूरी होती, लेकिन ये मानने के बाद भी जो माली इमदाद है उसका एक बहुत ही कम से कम सफिशेंट पैकेज होना चाहिए, ताकि ये जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवा हैं, वो इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल गफूर साहब। ये वालिद हैं कांस्टेबल शाहिद गफूर साहब के, जो कि लाहौर GPO अटैक में शहीद हुए हैं। अब्दुल गफूर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कसाना साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह गफूर साहब, हम तो ठीक हैं, लेकिन आपकी जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला ने आपको एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया है और आपका जो बेटा शाहिद गफूर शहीद हो चुका है। आज क्या फील कर रहे हैं आप? वो आपसे बिछड़ चुका है, आपकी फैमिली जो है सो अजीब सी कंडीशंस में से गुजर रही होगी। कसाना साहब, ये बहुत बड़ा सान्या था, वाकई हम बड़े अलमिया से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरे बेटे ने अपने मुल्क और अपने शहरियों की खातिर अपनी जान कुर्बान की है। वो अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, मुझे इस बात में बड़ा फख्र है। बाकी मैं इन दहशतगर्दों की पुरजोर बड़ी शिद्दत से इनकी मजम्मत करता हूँ। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदे हैं। अपील करता हूँ मैं इनसे कि ये इन कामों से बाहर आ जाएं, इन कामों से बाहर आ जाए। ये पुरअमन शहरी हैं, ये मुसलमान हैं, इनको जिंदगी गुजारने दे, ये जिंदगी आसानी से गुजार सके। ये पुरअमन रहना चाहते हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं। हम जिंदगी को आसानी से, ये मासूम बच्चे थे जो इन्होंने शहीद किए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इनसे हिसाब जरूर लेंगे। अगर ये यहाँ कामयाब हम ना हुए तो हम इनसे क़यामत के दिन जरूर इनके पता लेंगे इनसे। बेशक बेशक। मुझे ये बताइए गफूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप ये अगर बात ना आए तो हम इनके गिरेबान पकड़ेंगे जरूर। गफूर साहब, इनसे क़यामत के दिन हम इनके गिरेबान होंगे, हमारे हाथ होंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक ऐसा ही होगा। और हम इनके इन बुज़दिलाना इक़्तिदाम से हम दिल पर नहीं हुए, हमारे सर फख्र से ऊंचे हो गए हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला डट कर। मुझे ये बताएं गफूर साहब कि आपके बेटे की शादी हुई भी थी, उनके कोई बच्चे वगैरह थे? नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल नौजवान था, शेर था मेरा वो शेर था। सिर्फ उसकी उम्र 19 साल के करीब थी। मैंने जब भर्ती करवाया उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था, बेफारम पे मैंने भर्ती करवाया था और बहुत खुश था, खुशी से भर्ती हुआ था पुलिस में और अपने दोस्तों को बताता था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने अवाम की खातिर कुछ करना चाहता हूँ। ये उनके आखिरी दिनों के ये अल्फाज हैं, उनके साथियों ने मुझे आज भी और कल भी ये बताए हैं। माशाल्लाह। और आपके और भी बेटे हैं जी? मेरे 3 बेटे और हैं जो पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे और आपकी फैमिली जो है वो जिस इम्तिहान में से गुजरी है, अल्लाह ताला आपको उसमें से सब्र के साथ गुजारे। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ है जी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे जी। थैंक यू वेरी मच। ये थे अब्दुल गफूर साहब। नाजरीन, इनका बेटा शाहिद गफूर भी उसी अटैक में, लाहौर GPO में जो हुआ उस अटैक में शहीद हुए। और आपने देखा कि उनकी खूबसूरत गुफ्तगू कि उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ख्र हासिल है, उन्हें फ़ख्र है कि उनका बेटा इस मुल्क की राह में शहीद हुआ है। पाश साहब, ये जो फीलिंग है ख़ासतौर पर शहादत की और फिर उनके वालिद साहब होने के नाते, ये फीलिंग्स ये कहीं और नहीं पाई जा सकती। ये मुसलमानों को मिलती हैं और पाकिस्तानियों के पास हैं कि उनका बेटा शहीद हो गया है, लेकिन वो भी वो कह रहे हैं कि वो इस मुल्क की खातिर गया है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे फ़ख्र है उसके ऊपर। ये हमारा मुसलमान होने के नाते मैं समझता हूँ कि इसीलिए हमारी सोसाइटी में साइकेट्रिस्ट की, मतलब दे आर डूइंग अ गुड जॉब, आई एम नॉट से, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि जब आपका ईमान हो, जब आपको ये यकीन हो कि ये लाइफ तो वैसे ही टेम्परेरी है और शहादत में आपको जो दर्जा मिलता है, और ये पहली दफ़ा नहीं है, हमने बारहा ऐसे अटैक्स में जो शहीद होते हैं हमारे पुलिस वाले, जब उनकी दुआ के लिए जाते हैं तो कई दफ़ा उनके वालिदैन ज़ाहिर है गमज़दा भी होते हैं, रोते भी हैं, उनकी फैमिली भी परेशान होती हैं, और कई दफ़ा ऐसे ही होता है जिस तरह उन्होंने बताया इनका बेटा सिर्फ 19 साल का था। अब आप देखिए ये, और ये जो हमने पहले बात की मलिक साद की शहादत की, उनके साथ एक सिपाही शहीद हुआ जो मेरे दौर में ही भर्ती हुआ था, और 3 हफ्ते बाद, मुहर्रम के फ़ौरन बाद, उसकी पिछले साल जनवरी में शादी तय हो गई थी, सारे इंतजामात हो गए थे। अब देखें ना, 2-2, 3-3 खानदान जुड़े हुए होते हैं
एक एक शख्स से। तो ये जज्बा बहुत बड़ा और बड़ी लोग बात कहते है हैं कि जमील साहब, इसमें आप देखें कि एक शख्स का बेटा शहीद हो जाता है और उसका जज्बा आप देखें, कौमी जज्बा। अभी भी हम कई दफ़ा कई लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जब मायूसी की बातें करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उन्हें यह जज्बा जो है वो सारा याद दिलाना चाहिए कि ये पाकिस्तान का ऐसा जज्बा मौजूद है कि जहाँ पे शहीद भी जो है वो उनके वालिदैन जो है वो इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जज्बात रखते हैं। ज़्यादातर शहरी ही होते हैं मायूस। ये आपने देखा हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये देही इलाके हैं, यहाँ की जो परसेप्शन है वो बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ है। वो उनका बेटा चला गया है लेकिन नाउमीद नहीं है, वो ना पाकिस्तान से नाउमीदी है उनको, ना सोसाइटी से नाउमीदी है। सोसाइटी उनको हुकूमत कितना दे देगी उनको, और कितना दे सकती है। और ये वो तबका है जमील साहब के जो बहुत गरीब लोग हैं, 2000, 3000, 4000, 5000 तक की तनख्वाह होगी, लेकिन जज्बा देखें कि कमाल है। बिल्कुल। तो ये जो आपने की ना मायूसी की बात बिल्कुल ठीक कही आपने, लेकिन वो ये महदूद है खास तबके की तरफ जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि बाकी मुल्क में क्या जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से खाता है वो ही उतना ज्यादा मायूस है, वो ज्यादा मायूस है। पाकिस्तान साहब ये वैसे एक परसेप्शन है ना कि जो पाकिस्तान से ज्यादा लेते हैं और पाकिस्तान को देते सबसे कम है, वही पाकिस्तान से मायूस भी है, वही पाकिस्तान से मायूस भी हैं। मैं और भी चीज़ ये कहूँगा कि ये जो सो कॉल्ड चंद एक इंटेलेक्चुअल्स पेसिमिस्टिक व्यू सोसाइटी को देते हैं, और आपने कई अरसे से सुना पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान टूट जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। आप ये देखें 47 से हम बने हैं, आज़ादी ली है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, ठीक है, हम बहुत बेहतर भी कर सकते थे, हम में खामियां भी हैं, हमें वो भी दूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात भी कोई नहीं कि हम रुए जमीन से खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल सही। जब तक ये जज्बा मौजूद है, ये जज्बा मौजूद है, कहीं नहीं जाता पाकिस्तान इंशाल्लाह। और नाजरीन, यही जज्बा जो है इनकलकेट करना है हमें हर जगह पे, हर शख्स में, और यही ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा। और मज़ीद इसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैसर साहब। ये भाई हैं कांस्टेबल मोहम्मद याकूब साहब के, जो शहीद हुए हैं लाहौर GPO ही के बम धमाके में, और लाहौर से इनका ताल्लुक है। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसर साहब, आपके भाई मोहम्मद याकूब साहब शहीद हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? और उस दिन खासतौर पे जिस दिन ये वाकया हुआ, ये तो बहुत बड़ा सदमा है जो हमारे साथ सारी जिंदगी कवर नहीं होगा। तो हम तो ये हुकूमत से भी इल्जा करें कि ये जो खुदकुश हमले हो रहे हैं ना, इन पे तो थोड़ा सा काबू करें। ठीक। और ये बताइएगा कि इनकी शादी हुई भी थी आपके भाई की? जी शादी हुई थी, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और जाहिर है कि वो छोटे छोटे होंगे अभी, उनकी उम्रें कितनी? सर पहले बड़े बेटे की उम्र है 6 साल, छोटे की 4.5 साल, और बच्ची की है 3 साल। ओहो। और उनकी अब कौन निगहदाश्त करेगा, कौन उनका देखभाल करेगा? उनके एक दादा हैं, बूढ़े हैं बहुत ज्यादा, तकरीबन 80 साल उम्र है उनकी, और बस वाइफ है उनकी बस। और जाहिर है कि फिर आप भी अपना एक रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। उनकी जो बेगम है वो भी जाहिर है कि इस वक्त बड़ी अजीब सी हालत में होंगी, शौक में होंगी। आपको क्या बताएं कि बहुत ज्यादा सदमे है, बहुत ज्यादा। और उनके बच्चे तो जाहिर है कि यकीन ही नहीं कर पा रहे होंगे कि उनके वालिद साहब उनके पास नहीं है अब। सर वो हमें पता है, खुदा जानता है कि किस तरह उनको सुलाते हैं, बार बार यही रोते हैं कि हमारे पापा कहाँ हैं, अभी तक ड्यूटी जाए नहीं है, आज 3 दिन 4 दिन हो गया ड्यूटी से वापस नहीं आए। अब क्या करें, बस किसी तरह ऐसे ही बहाना बटाल करके उन्हें सवा रहे हैं। आप खुद क्या करते हैं? सर फ्रूट मार्केट में हमारी दुकान है, फ्रूट की मिशन की। और आपके दूसरे भाई जो हैं? वो एक होटल है, उसमें मजदूरी करते हैं। तो जाहिर है कि आपकी इतनी इनकम तो नहीं होगी, आपको हुकूमत पंजाब ने इसके सिलसिले में कुछ रकम दी है ताकि आपकी मदद थोड़ी सी हो सके? सर मिली नहीं अभी तक। आज SSP ऑपरेशन में बुलाया था, उधर गए थे, उन्होंने ये बताया कि 8 लाख रुपए का ऐलान हुआ है, लेकिन आपको 10-15 दिन में मिल जाएंगे। ठीक। और मिलने क्या है, अभी तक हमें मोटरसाइकिल हमारी पुरानी नारकली में खड़ी है, भाई की शहीद उधर खड़ी थी साथ ही, वो तकरीबन कोई 10 चक्कर लगा चुके हैं, वो नहीं अभी तक मिले। वो कह रहे हैं अभी ऑर्डर नहीं हुए जी, DIG से अपना हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, SSP साहब ऑर्डर नहीं कर रहे, फला ऑर्डर नहीं हो रहा। फिर हम जाते हैं, चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं।
चलें, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम IG पंजाब से गुजारिश करेंगे कि वो आपके कम अज़ कम ये जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, आपका मोटरसाइकिल फौरी तौर पर वापस दिलवाया जाए और आपकी जो रकम है वो आपको मिले ताकि आपका जो लाइफ साइकिल है वो आगे बढ़ सके। आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। आपको वाकई एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसर साहब से हमारा सिलसिला चल रहा था गुफ्तगू का। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक के मुख्तलिफ जो दीगर पहलू हैं उन पर गुफ्तगू होगी। आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। पार्कटेल पार्टी टाइम से भेजो 600 SMS सिर्फ 50 रुपए में किसी भी नेटवर्क पे। पैकेज तब्दीली के लिए 400 मिलाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है दहशतगर्दी के हवाले से और आप हैं इस वक्त इसरार के साथ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है नाज़रीन जिसमें हम चाह रहे हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो पुलिस वाले हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो भी हमारी ही तरह हैं, वो हम में से हैं और उनके भी उसी तरह आंसू आते हैं जिस तरह हमारे निकलते हैं, उनका भी खून उसी तरह बहता है, उसी रंग का है जो हमारा है। हमें उन्हें भी पाकिस्तानी समझना चाहिए, उन्हें भी मुसलमान समझना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम नॉर्मली चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने की हमें एक आदत पड़ चुकी हुई है। हम समझते हैं कि जो काम कर रहा है वो कर रहा है तो करता रहे, लेकिन चूंकि आपने अक्सर देखा होगा कि रात सारा दिन काम करने के बाद अक्सर लोग पुलिस वाले, मैं अक्सर इस्लामाबाद में भी देखता हूँ कि वहाँ पे बेचारे खड़े होकर रात 11 बजे लिफ्ट के चक्कर में खड़े हुए होते हैं और हम उनको फिर लिफ्ट भी नहीं दे रहे होते हैं। तो ये जो एक चीज़ है कि इतनी बड़ी ड्यूटी देना और उसका मुआवजा भी कुछ ना हो ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है कि उनकी कम से कम और कुछ नहीं, मॉनेटरीली अगर हम उनकी हेल्प नहीं ज़्यादा कर सकते हैं तो कम से कम उनको मॉरली थोड़ा सा ज़रा एलिवेट कर दें। अब हम बात करते हैं अजहर रियाज साहब के साथ। ये बेटे हैं हेड कांस्टेबल रियाज अहमद शहीद साहब के, ये भी लाहौर GPO के बम धमाके में शहीद हुए। अजहर रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अजहर साहब, आपके वालिद साहब हेड कांस्टेबल थे रियाज अहमद साहब, कुछ मालूम हुआ आपको कि इस धमाके में वो जब शहीद हुए तो उसके बाद आपको कैसे पता चला और पूरी तफसीलात अगर आप थोड़ी सी हमें शेयर करें हमारे साथ तो हमें हमारे नाज़रीन को पूरे सिलसिले को समझने की मदद मिलेगी। मैं उस वक्त घर में था। आप शेखुपुरा, आपका ताल्लुक शेखुपुरा से है? हाँ जी। अच्छा। मैं उस वक्त घर में था तो मैंने टीवी में देखा कि मेरे वहाँ लाहौर में धमाका हो गया। मैंने अपने चाचू को फोन किया। आपके चाचू किधर थे? शहर में, शेखपुरा में। अच्छा, ठीक। वो उधर लाहौर गए, उन्होंने जाकर देखा और पता चला कि मेरे वाले साहब हमें छोड़कर चले गए, शहीद हो गए। जी 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 अदर साहब बताइएगा फिर क्या हुआ? फिर उसको जज्बात से वो, फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे अबू की अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है आपके साथ। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 18 साल। अच्छा, और आपके दूसरे भाई भी हैं? हाँ जी, मेरा भाई छोटा है और बहनें 4 हैं। वो जी। आप सबसे बड़े हैं? हाँ जी। और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या कोई काम वगैरह करते हैं? मैंने पढ़ाई छोड़ दी और फिलहाल फारिग हूँ।
तो आपको किसी ने कुछ दिलासा वगैरह दिया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, या आपको कोई नौकरी वगैरह का कोई अभी तो नहीं किसी ने दिलासा दिया ना हुकूमत पंजाब की तरफ से। और आपको रकम देने का भी कोई ऐलान नहीं हुआ सपोर्ट के तौर पर? जी नहीं, कोई आपके पास नहीं आया अभी तक? नहीं। अच्छा, अभी आपका क्या इरादा है? अभी आप इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने कारोबार वगैरह को, या आप क्या करेंगे? मैं अपने अब्बू की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। वो कहते थे कि मैंने पुलिस में भर्ती कराना है इसको। तो आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं? जी। इसके बावजूद कि आपके वालिद साहब शहीद हुए हैं पुलिस में रहते हुए? मुझे फख्र है कि मेरे वालिद साहब ने जान दी है मुल्क के लिए, और मैं अगर महकमा भी मुझे भी मौका देता है तो मैं भी खिदमत करना चाहता हूँ इस मुल्क की। और आपकी बहनें जो हैं वो स्कूल जाती हैं? जी। ठीक है। और अभी आपके चचा वगैरह या आपके दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे? जी नहीं। अच्छा, वो अभी इस काबिल नहीं है शायद। अच्छा, ये बताएं कि आपको अभी कैसा फील कर रहे हैं? आपके वालिद साहब चले गए, आपकी बहनें हैं, आपके ऊपर एक बोझ आ गया है जिम्मेदारी का, उसको कैसे अदा करेंगे आप? बस अल्लाह ताला का साथ है ना हमारे साथ। बेशक अल्लाह ताला का साथ है, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। और मैं एक दफ़ा फिर हुकूमत पंजाब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके मसाइल को हल करने में अपना रोल प्ले करे और आपके साथ। जी बताइएगा। वो जिन्होंने ये धमाका किया अल्लाह ताला उन्हें भी इस दुनिया से ही उठा ले। ये क्यों नहीं पकड़ते इन लोगों को जो धमाके करते हैं, दहशत गर्दों को? चले, अल्लाह ताला करेगा उनको भी पकड़ा जाएगा, और अगर यहाँ पे ना पकड़े गए तो उधर जाके तो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अजहर रियाज साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। दरख्वास्त है, प्लीज उन्हें पकड़ें, ये देखें लोगों की तबाही इंशाल्लाह। अजहर साहब थैंक यू वेरी मच, जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। और नाजरीन, आपने देखा कि कितनी रिकत आमेज़ एक गुफ्तगू आपने सुनी, और उसमें पाशा साहब फिर वही जज्बा है कि वालिद साहब शहीद हो गए हैं और वो खुद फिर पुलिस में जाना चाहता है, और वो चाहता है कि वो पाकिस्तान की खिदमत करे, और अपनी लाइफ को रिस्क में लाते हुए भी वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है। बिल्कुल, एक तो ये जज्बा वाकई काबिल तहसीन। दूसरा मैं आपको याद करना चाहूँगा, जो आप उनसे पूछ रहे थे, इन्होंने बताया कि इनको किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। मैं ये तो ज़रा वजाहत करना चाहूँगा, पुलिस में एक शहीद पैकेज है जिसमें उसके बेटे को जॉब दिया जाएगा, उसको बिल्कुल बगैर किसी टेस्ट एग्जाम। इसमें कुछ गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें शहीदों का हक बिल्कुल एवरी आईजी, आई कैन अश्योर यू, वो बिल्कुल इंश्योर करता है। जाहिर है ये बिल्कुल हाल रिसेंट वाक़या है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ पेपर वर्क होता है, AGPR से बिल्स जाते हैं, वो कैश पेमेंट होती है इनको। वो जिस तरह उन्होंने बताया कि एक की फैमिली को, इससे पहले जो कॉलर थे उनको कांटेक्ट हो गया था, भाई 8 लाख रुपए आपको मिलेगा, फिर इनकी फैमिली को, इनके बेटे या बेटी को, या अगर बीवी चाहे तो उनको जॉब भी ऑफर किया जाएगा। और नॉर्मली ये शहीद का एक अलहदा ESI का रूल्स में प्रोविजन है। और इसी ज़मन में बताना चाहूँगा, जब मैं फ्रंटियर में था तो हमने जो रिक्रूटमेंट ASIs की शहीद कोटे पे, वो ऐसे लोग भी किए, 2 बच्चे हमने ऐसे रिक्रूट किए जिनके जब वालिद शहीद हुए तो उनकी वलादत नहीं हुई थी, उनकी माँ एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बाद में पैदा हुए, और चूंकि वो सबसे बड़ा बच्चा था, जब वो 18 साल का हुआ तो हमने इसे रिक्रूट किया पुलिस में। ये बिल्कुल शहीद का कोटा, कोई चांस नहीं है कि आगे पीछे हो। अच्छा, अगर 2-3 बेटे हों तो सबसे बड़े को फिर आप लेते हैं? जो अगर 2-3 बेटे हों तो 2 चीजें हैं। ASI के लिए चूंकि रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट की है, नॉर्मली अगर बड़ा हो वो हम फैमिली को चॉइस देते हैं। एट टाइम्स बड़ा किसी कारोबार पे है या मुल्क से बाहर किसी नौकरी पे है, तो फैमिली डिसाइड कर लेती है जी ये आप हमें हमारे दूसरे या तीसरे बेटे को दे दें। या ये भी होता है कि कई दफ़ा बेटा नहीं होता, वो कहते हैं बेटी को कर लें। और हमने तो यहाँ तक भी किया, चूँकि रूल्स में औलाद का जिक्र है या बीवी का जिक्र है, लेकिन कई दफ़ा जिस तरह मैंने आपको बताया वो मैरिड नहीं है या कोई बच्चा नहीं है, नारीना औलाद नहीं है, तो हमने उसके भाई को, बल्कि IG के दौर में मैंने ये भी किया कि उसकी बेवा या अगर उसकी कोई अनमैरिड बेटी हो, उससे जो शादी करेगा और कोई मेल ना हो एलिजिबल, तो उनको भी नौकरी दी।
वेरी गुड। उनको हमने और मैंने चूंकि ऐलान किया दरबार में वगैरह पुलिस का जो हमारी गैदरिंग होती है, तो उसमें 2 केसेस ऐसे आए जो बाद में लोग मैंने कहा जी निकालनामा आप लेके आ जाएं शहीद की बेटी से, या कई दफ़ा फ्रंटियर के एटमॉस्फेयर में ख्वातीन नौकरी नहीं करती, जिन्होंने उनसे शादी किया है वो निकालनामा लेके आ जाएं, हम उसके सीट पे। वेरी गुड। इसमें मजीद मैं बात करूंगा, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया है। एक ब्रेक नाजरीन, फाइनल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे तो इसका ज़रा देखेंगे कि हाउ डज़ इट वर्क। ये जो पैकेज है इसमें मॉनेटरी जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो भी ज़रा जांचने की कोशिश करेंगे, और मीर जमील रहमान साहब से ज़रा बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। पाकचल का कोई भी स्क्रैच कार्ड लोड करें और 4 ब्रांड न्यू टोयोटा करोलास जीतें। ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों कस्टमर्स के लिए है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पुलिस के हवाले से और इंसानियत के हवाले से, क्योंकि हम कई दफ़ा इंसानियत का नाम तो लेते हैं लेकिन अमली तौर पर हम कई दफ़ा पीछे रह जाते हैं। तो इसी हवाले से बात हो रही है पुलिस पैकेज की, शहीद पैकेज की बात हो रही थी। अच्छा, इसमें एक तो ये हो गया कि आपने बेटे को या बेटी को इस तरह आपने अकोमोडेट किया। नहीं, मैं आपको शहीद पैकेज बता दूं। एक तो चीज़ है प्रोविंसेस में डिफरेंट है, जैसे मैंने बताया फ्रंटियर में 5 लाख, अभी मुझे इधर से पंजाब ने इंक्रीज किया था, गालिबन 8 लाख कर दिया। उसके बाद जिस तरह के इस्लाम में कुरान में है कि शहीद को मुद्दा तसव्वुर ना करो, तो जिस उम्र पे भी ये भी हुआ, जिस तरह इनका बेटा 19 साल का था, 60 साल की उम्र तक इसको तमाम पे और अलाउंसेस, जिस घर में रहता है वो घर, इस फैमिली को वो मिलेगा। शहीद की फैमिली को 60 साल की जो एज ऑफ सुपर एनुएशन है वो तमाम इसको फैसिलिटीज और पे एंड अलाउंसेस बहाल रहेंगी। बच्चों की एजुकेशन होगी, मेडिकल की सारी फैसिलिटीज होंगी। इसके अलावा इसके औलाद में से या बीवी में से किसी एक फर्द को नौकरी दी जाएगी, कांस्टेबल या एएसआई, जिस तरह उनके क्वालिफिकेशंस हो उसके मुताबिक। ये जो शहीद पैकेज है ठीक है, ये बिल्कुल मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया कि रिसेंट वाक़या है, तो अभी शायद कुछ फैमिलीज कांटेक्ट ना हो, लेकिन कोई चांस नहीं है कि ये ना हो। ये बिल्कुल बड़ा स्क्रूपुलसली फॉलो किया जाए। लेकिन एक जो इन दोनों ने, पिछले कॉलर्स ने कहा, हुकूमत से भी उन्होंने दरख्वास्त की, पुलिस को भी कहा कि इनको पकड़ा जाए। इसमें मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा और कहूँगा हुकूमत का ये फर्ज ज़रूर है कि दहशत गर्दों को पकड़े और उन्हें काफिर करदार तक पहुँचाए, लेकिन अवाम की भी एक जिम्मेदारी है। किसी सोसाइटी में दहशत गर्दी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक अवाम पूरा तावन ना करे। दहशत गर्द आता है, उस लोकेलिटी में रहता है, नॉर्मली उस लोकेलिटी का नहीं होता, उसके मशकूक कॉन्डक्ट होता है, वो कहीं से एक्सप्लोसिव्स लेता है। तो लोग अगर होशियार हों, कहीं अनआइडेंटिफाइड पैकेज पड़ा है या किसी आदमी का कॉन्डक्ट ऐसा है कि वो मशकूक है, या कोई नया आदमी आया और वो समझ नहीं पाता ये कौन है और इधर क्या कर रहा है, तो वो अगर तावन करें हुकूमत से, पुलिस से, ये ऐसी नजर रखें। Because they are eyes and ears of the society. If eyes and ears of the society are open and the society cooperates, मैंने जो कहा ना, कई दफा हम में एक रेकलेस एटीट्यूड आ जाता है कि हमें क्या, ये जो कर रहा है करें, वो नहीं। अब हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहां सबको मिल ये बड़ा एक पॉइंट ऐसा आपने उठाया कि विसल ब्लोअर का जो एक रोल होता है कि जहां पे भी हम कोई चीज देखें वहां पे सीटी बजा दें कि भाई यहाँ पे खतरा है। जमील रहमान साहब, आप तो खैर माशाल्लाह पूरी लाइफ आपने देखा ये सारा सिलसिला, हमारी सोसाइटी में ये चीज अभी आप समझते हैं कि है, विसल ब्लोअर का जो रोल है हम प्ले करते हैं? क्या हम आइज एंड एयर्स ऑफ द सोसाइटी का रोल प्ले कर रहे हैं? ये चीज जो है ये मुरब्बज नहीं है। यहाँ पर कोई किसी को देखता है तो एक तरह से वो उसको रिजर्वेशन होते हैं कि पुलिस को इतला दे कि उसने किसी मशकूक शख्स को देखा है। वो अननेसेसरीली उसको ये खौफ रहता है कि पुलिस उसके पीछे ही चक्कर ना लगाना शुरू कर दे। हालांकि ऐसा नहीं है, इसको बड़ा खुफिया तरीके से होता होगा। आई एम श्योर अगर किसी ने इतला दी है कि साथ वाले घर में कुछ ऐसी मशकूक हरकत हैं तो पुलिस वाले जो है ये उसको बड़े खुफिया तरीके से पता करेंगे। और वैसे इस कल्चर को पाश साहब इनकरेज करने में भी आपका एक रोल है कि अगर कोई आपको कॉल करता है तो बजाय उसको आप उसको मुल्ज़िम समझ लें, उसको आप ऑनरेबल तरीके से डील करें और उसको इनकरेज करें। नहीं, मैं अर्ज करूं थोड़ी सी मेरे ख्याल में लाइल्मी भी है, मुजरम तस्वर उसे नहीं किया जाता और उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। देखे ना, वो जो पुलिस कंट्रोल है, अफसरान के नंबर हैं, एडवर्टाइज्ड होते हैं,
पुलिस कंट्रोल का नंबर है, जो टोल फ्री नंबर होता है, वो उस पर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बगैर भी बताएं। बेशक हमें 100 कॉल्स आ जाए, 1000 कॉल्स आ जाए, उनमें सदाकत ना भी हो, सिर्फ 1-2 में भी सदाकत होगी तो आप समझे कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। आम शहरी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए, उसको लॉ एनफोर्समेंट और हुकूमत के साथ मिलकर इस जो नेशनल ईवल है, ये जो एक दहशत गर्दी है, इसका मिलकर मुकाबला करना चाहिए। सिर्फ तब भी हम मुकाबला कर सकेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की रफत पाशा साहब आपने, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। आपका बहुत शुक्रिया, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने इतनी इंसानी पर्सपेक्टिव में आपने गुफ्तगू की। मीर जमील अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पुलिस के हवाले से हमने एक प्रोग्राम आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है कि आप जो हम चाह रहे थे अवेयरनेस क्रिएट करना, वो अवेयरनेस क्रिएट की होगी हमने। और इसमें सिर्फ ये है कि पुलिस वालों को भी अपनी ही तरह इंसान समझना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। पुलिस हमारी हिफाजत पर मामूर है, एक बहुत बड़ा काम करती है। हमें जिस तरह बाकी ममालिक में पुलिस की इज़्ज़त बहाल है, हमें भी अपनी पुलिस की इज़्ज़त करनी है। और मेरी तरफ से हैट्स ऑफ टू द पुलिस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पुलिस पाइंदाबाद। और इसी के साथ इजाज़त। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो माए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस राकिस्ताना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।